हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का ही चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल। तो हट गया है, बहुत सारा सिलेबस हटा दिया गया है। बहुत से बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि क्या क्या हटा है। तो एक तो द्विघात समीकरण हटा दिया गया है, वृत्त हटा दिया गया है, वृत्त का एरिया क्षेत्रफल रखा गया है, और एपी हटा दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेस रेखा, और त्रिकोणमिति में से सर्व समीकरण हटा दी गई हैं, प्रायिकता हटा दी गई है यूपी बोर्ड के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो इस वजह से बच्चे ध्यान दें, जो टॉपिक आने वाले हैं और जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, क्योंकि अब इतना बड़ी बड़ी जो चीज़ें फंसाने वाली थी वो तो लगभग हटा दी गई हैं। यही इन्हीं क्वेश्चनों पे बच्चे फंसते थे जा कर के। अब वो ज़्यादातर चीज़ें हटा दी गई हैं, तो अब बचेगा क्या? जो भी बचेगा उसमें से क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखते हैं क्लास 10th का आज हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें चैप्टर के अनुसार जैसे बताया गया है, चैप्टर कह रहा है कि दो चरों वाले, चर कितने होंगे उसमें? दो। अब चर हम कौन सी संख्या जानते हैं? चर से अभिप्राय क्या है? तो चर का मतलब होता है वे संख्या जिनके मान बदले जा सकते हैं, उनको हम चर कहते हैं। तो ऐसे क्या नंबर आते हैं हमारे, जो x है, y है, p q के टर्म में आ जाए, किसी के भी टर्म में आ सकता है, ABCD के रूप में। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? चर। इनके मान बदले जा सकते हैं। अच्छा, तो चर तो होंगे उनमें दो, और होंगे कैसे? वो रैखिक समीकरण। अब रैखिक की क्या परिभाषा, कैसे पहचानोगे रैखिक होता है कि नहीं? तो कोई भी समीकरण हो जिसकी डिग्री 1 होती है वो रैखिक होता है, उसी को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या होना है? रैखिक क्या मतलब क्या होता है? समीकरण की घात, हिंदी में कहो तो एक होगी, वही रैखिक समीकरण कहलाएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर देख लेते हैं एक बार, रैखिक समीकरण। तो दो चर होंगे, कंपलसरी हैं दो चर, और समीकरण कैसा होगा? रैखिक। रैखिक कैसे होगा? उसकी घात कितनी होगी? 1। इन दोनों चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। अब इसमें समीकरण बनेंगे कैसे? तो इसमें समीकरण, अच्छा, समीकरण युग्म होता है यहाँ पे, युग्म। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। समीकरण जोड़े में आएंगे, रैखिक होंगे, और उनकी घात 1 होगी, इससे पता चलेगा। और उसमें चर कितने होंगे? 2। तो इस तरह से जो समीकरण बनेगा। अब रैखिक की बात आती है तो इसमें आएंगी रेखाएं। अब रेखाएं कैसी कैसी बनती हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप रेखा जानते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो देखो समझ लेते हैं रेखा हमारी कैसी होती हैं। अब रेखा जोड़े में आएंगी तो कैसे आ सकती हैं? एक तो आ सकती है हमारी समांतर रेखा, समांतर रेखाएं ऐसे बनती हैं। दूसरी हमारी आ सकती है समपाती रेखा, समपाती रेखा का मतलब होता है एक रेखा और इसी के ऊपर दूसरी रेखा है। और तीसरी आ सकती है हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक रेखा ऐसे गई और एक ने इसको काट दिया। ये 3 कंडीशन हमारी इसमें बनेंगी, समांतर रेखा, समपाती रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा। तो तीनों रेखाओं को हमें समझ में आना चाहिए। रेखाओं का नाम दे दो, इसे L दे दो, इसे M दे दो। इसी में एक L है, उसके ऊपर ही एक M है, एक को L दे दो और एक को M दे दो, इससे ज़्यादा सही हो जाएगा। तो हम तीनों कंडीशन को पढ़ेंगे और यही तीनों कंडीशन हमें इसमें प्रूव करवाएगा। ये अब प्रूव ऐसे करवाएगा कि या तो मान पूछ लेगा या पूछ लेगा कि भैया इसके कितने हल होंगे, कितने हल नहीं होंगे। अब जैसे ये रेखा ही प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो एक जगह पर काट रही है तो इसका एक ही हल होगा। समपाती रेखा एक के ऊपर दूसरी है, सारे बिंदु एक जैसे हैं, अनेक हल होंगे। समांतर रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, बराबर दूरी पे गुजरती है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसी तरह की हमें कंडीशन बनती हैं। तो इन कंडीशनों को हम इन रेखाओं से समझें तो हमारे लिए बहुत आसान और सरल तरीका होता है। तो समझते हैं
पहली कंडीशन क्या बनती है इसकी, जैसे पहली कंडीशन होती है, अब इसमें इक्वेशन कैसे दिए जाएंगे, इक्वेशन को भी समझ लेते हैं पहले, हम कंडीशन बाद में समझेंगे, इक्वेशन समझ लेते हैं। इक्वेशन जो दो घात समीकरण दिए कैसे जाएंगे, तो ये समीकरण आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसके रूप में दिए जाएंगे, जहाँ पर a, b, c वास्तविक संख्याएं होंगी तथा a, b शून्य नहीं हो सकते। ए और बी क्या नहीं हो सकते, शून्य। अगर ये शून्य हो जाएंगे तो ए के शून्य का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो वो भी शून्य हो जाएगा, वाई में करोगे तो वो भी, तो चर तो खत्म ही हो जाएंगे, कांस्टेंट बचेगा। तो इसके अंदर इस तरह की जो कंडीशन आपको दी जाएगी कि जहाँ पे ए की वैल्यू कोई एक शून्य हो जाए तो भी वो रैखिक रह जाएगा, क्योंकि हमें घात देखनी है, समीकरण तो बचेगा ना चर में। अगर वाई खत्म हो जाएगा तो एक्स में बच जाएगा, लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि दोनों शून्य नहीं हो सकते, ना तो ए शून्य होगा और ना बी शून्य, दोनों एक साथ शून्य कभी नहीं दिए जाएंगे। कभी कभी एक संख्या को शून्य कर देता है, कंडीशन ध्यान रखें, ए और बी दोनों एक किसी समीकरण में दोनों शून्य नहीं हो सकते। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है। अब समीकरण आपको कैसे बनेंगे, उसने बोला है योगुम, तो योगुम का मतलब क्या होता है कि जोड़े में दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1, एक तो समीकरण आपको ये दे देगा, वो दे देगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक समीकरण आपको इस रूप में दे देगा, हम रूप पढ़ रहे हैं, इस तरह के समीकरण दे देगा। अब आपको पूछेगा कि बताइए ये रेखाएं समपाती हैं, समांतर हैं या प्रच्छेदी हैं। मीन्स इन समीकरणों के एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। इन्हीं दोनों रेखाओं के अंदर दे देगा, क्या एक हल होगा, क्या अनेक हल होंगे, क्या कोई हल नहीं होगा। तो आपको ये तीनों चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी। अब कहानी आती है कि इसी में हम समझ लेते हैं कि पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं, कि जब एक हल होगा तो हमारा क्या कंडीशन लगती है, तब हमारी कंडीशन बनती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, कभी ये बराबर नहीं होंगे एक हल के लिए। दूसरी कंडीशन बनती है अनेक हल के लिए अगर हम बात करें तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, क्योंकि एक दूसरे पे जा रहे हैं, सारी चीज़ें मैच होंगी तो अनेक हल होंगे। और तीसरी हमारी कंडीशन बनती है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। ये हो जाती है हमारी समांतर रेखा की, इसमें कोई हल नहीं होगा, रेखा कभी एक दूसरे को काट ही नहीं सकती। यहाँ पे एक अद्वितीय अनेक कोई हल नहीं। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी इसके अंदर। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, समीकरण किस रूप में आएंगे, कैसे दिए जाएंगे, युग्मों का मतलब क्या होता है, संख्याओं, आपको रेखाओं के बारे में पता होनी चाहिए, रेखा कैसे कैसे हो सकती हैं और क्या क्या हो सकता है। एक अद्वितीय हल कब होगा, a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। अनेक हल कब होंगे, जब सारी चीज़ें बराबर होंगी तो एक रेखा के ऊपर होकर के दूसरी रेखा निकल जाएगी तो अनेक हल बन जाएंगे। और तीसरी क्या बनेगी, a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। तो ये रेखा कैसी हो जाएगी, समांतर, कोई हल नहीं होगा। तो ये है इसका बेसिक, ये आपको समझना है। इतना ही बेसिक अगर आपने समझ लिया तो आप इसके सवाल आसानी से कर पाओगे, कोई सवाल नहीं रुकेगा। अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें जो ये इसमें वैल्यू है x और y, इनकी हमें मान पता होने चाहिए, इनके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, पॉइंट पता होने चाहिए। जब आपको इनके पॉइंट पता होगा तभी तो आप इसका बिंदु पहचानोगे, ये वाला बिंदु यहाँ पर है, तो उसके लिए आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ा ही होगा, ज्यामिति पढ़ी होगी। ज्यामिति में x होता है, y होता है और किस तरह से उस पर बिंदु हम प्रदर्शित करते हैं। 9th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। तो देखते हैं आगे आएगा, हम सीखेंगे उसको भी। तो शुरू करते हैं। और विशेष करके ये थ्योरी है, इसको आप ध्यान रखें
इस चीज़ को रिलेट करें कि हम कैसे निकाल रहे हैं, हमें क्या करना है। जो भी करना है हमें यहीं से करना है, हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर रेखा किसी एक बिंदु पे काट रही है तो सिर्फ हम पहली कंडीशन लगा सकते हैं। अगर ये वाली कंडीशन हम भूल जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, कंडीशन याद नहीं होती कौन सी लगेगी। तो जाहिर सी बात है अगर संपाती रेखा है तो एक के ऊपर दूसरी आ रही है, यानी कि ए और बी हमेशा बराबर होंगे, ए बी सी तीनों चीज़ बराबर होंगी। तो तीनों चीज़ बराबर होंगी तो ये रेखा कैसी बन जाएगी, हमारी संपाती रेखा बन जाएगी। समांतर रेखा के लिए याद रखें ए और बी बराबर होता है, सी कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि उनकी दूरी बीच की दूरी बराबर होती है। तो ये वाली हमारी होती है। और एक हल के लिए हम सिर्फ 2 को ही चेक करेंगे, पहले 2 चेक करने हैं, हमें तीसरे को चेक नहीं करना है। तो इस तरह से अगर तुम याद रखोगे तो ये याद भी रहेगी चीज़ें, समझ में भी आएंगी चीज़ें, और हमारे समझ में इसके सहायता से हम इसको भी समझेंगे कि रेखाएं को कैसे प्रदर्शित करते हैं और रेखा में क्या क्या होता है। या इसे समझो तो इससे आप इसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये भी इक्वेशन बनेंगी तो उनकी रेखाएं। अब आते हैं हम ग्राफ वाले पोर्शन पर। ग्राफ वाला पोर्शन हमारा जो भी दिया जाता है उसमें क्या दिया जाता है, हमें यहाँ से एक्स और वाई के मान निकालने होते हैं, यहाँ से भी एक्स और वाई के निकालने होते हैं। दोनों रेखाएं खींचिए, अगर वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, पॉइंट समान आएंगे तो दोनों एक दूसरे पे चली जाएंगी। पॉइंट अलग अलग आएंगे, उनके बीच की दूरी बराबर होगी तो समांतर खींच जाएंगी वो। और ऐसा भी आ सकता है कि एक पॉइंट पर वो काट भी दें रेखाएं। तो वो ग्राफ से जैसा भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो हम देखेंगे। अलग अलग तरह की किताब चल रही है, जबकि मेरा मानना यह है कि किताब आप कोई सी भी पढ़िए, आपको तरीका आना चाहिए। सवाल आपको किसी भी किताब से, आप सारी किताबें उठा लीजिए, इस सवाल में, इस किताब में 4 सवाल होंगे, इसमें 6 रखे होंगे तो पक्का इसमें से 3 इसमें मिला दिए जाते हैं। और बड़ी बड़ी किताबें हैं इंग्लिश मीडियम में, आर डी शर्मा हैं, RS अग्रवाल, वहाँ से सवालों को उठा के डाल दिया जाता है। सवाल वही है, बस अंतर इतना है कि किसी किताब में कम दिए हैं, किसी में ज़्यादा दिया है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तरीका वही है, तरीका कभी नहीं बदलेगा। तो तरीके को समझें। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हम जो भी करने जा रहे हैं उसका तरीका क्या है। एक बार अगर आपने तरीका समझ लिया, फिर आपको किसी भी किताब को सॉल्व कीजिए, मीडियम कोई सा भी बना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा समझने में गड़बड़ हो जाती है, संपाती का मतलब क्या होता है, लेकिन जो जहाँ तक होगा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर करने की कोशिश करूँगा। पर ये होती हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके लाइन खींची जाती हैं, तो उन्हें हम संपाती कह देते हैं। तो आप देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आगे करते जाएंगे, और जो भी नई चीज़ आएगी तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6। एक युग्म दिया है x + 3y = 6 तथा दूसरा युग्म दिया है 2x - 3y = 12। संगत हैं, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अब ये बताना है कि संगत है और इन्हें ग्राफ द्वारा हल करेंगे। देखते हैं संगत का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, ये दूसरा नंबर का इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन से पहले इक्वेशन को उठाएंगे हम, x + 3y = 6। अब जब भी इस तरह के आपके क्वेश्चन आए हल, तो समझें आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले x और y को, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, हमेशा याद रखना कि एक कॉन्स्ट मतलब चर राशि को एक तरफ रखें, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दीजिए। हम इसे लिख सकते हैं 3y = 6 - x, हमने x को उधर भेज दिया। और इसे लिख सकते हैं y = 6 - x/3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि टेबल एक बनाएंगे, एक x और एक y। हमें x और y के मान ही तो चाहिए, हमें रेखा खींचनी है, x और y के मान ही तो चाहिए। अब देखते हैं कैसे मान निकलेंगे। हम क्या कर सकते हैं, अब x की जगह पे आप वैल्यू रखिए और कोशिश ये कीजिएगा कि मान कभी बट्टे में लेने की कोशिश ना कीजिएगा, फ्रैक्शन पार्ट ना लें, ऐसा नंबर रखें, चाहे नंबर बड़ा आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी रेखा को खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए, 2 पॉइंट तो हमें चाहिए ही चाहिए, कम से कम 2 तो आप निकालिए ही। ऐसे नंबर रखिए जिससे ये पूरा पूरा कटे। जैसे शुरुआत करेंगे, मैं सोचो मैंने x = 0 रखा, अगर मैंने x = 0 रखा तो 6 - 0 6 और डिवाइड बाई 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो क्या बन जाएगी वैल्यू 6 - 0/3, 6/3
2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 2, x की वैल्यू मैंने क्या रखी 0। अगला पॉइंट आप क्या ले सकते हैं, देखिए अब x इक्वल टू आप 1 रखोगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 1 रखने पर 5/3 बनेगा, फ्रैक्शन बनना है। छोड़िए फ्रैक्शन को अवॉइड करना करिए, फ्रैक्शन अवॉइड करना जहाँ तक वो फ्रैक्शन को अवॉइड करें। x की जगह पे -1 रखेंगे तो 7/3 हो जाएगा, फिर भी फ्रैक्शन बनेगा। तो देखो यहाँ नीचे 3 से भाग दे रहे हैं, ऐसा कोशिश करो कि ऊपर मल्टीप्लाई 3 का आए। तो क्यों ना मैं x इक्वल टू यहाँ पे 3 रख दूँ, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। मुझे 2 पॉइंट मिल गए। और ज़्यादा चाहिए, क्यों ना मैं x की जगह पे -3 रख दूँ। -3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा प्लस, 6 और 3 9, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। मुझे 3 पॉइंट मिल गए, मेरे लिए काफ़ी है। अब दूसरा इक्वेशन आपको क्या दिया गया है, उस इक्वेशन को देखिए। दिया है 2x - 3y इक्वल टू 12। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे हम, माइनस के 3y इक्वल टू 12 माइनस 2x, माइनस का मैं सब में डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2x माइनस 12। संख्या सब बदल जाएंगी, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी बाई है ये। अब y इक्वल टू आ जाएगा मेरा 2x माइनस 12/3। अब x और y, x इक्वल टू मैं 0 रखूँ, शुरुआत तो हम 0 से करेंगे, फिर +1 फिर -1 +2 दोनों चीज़ देखेंगे। ये संख्या 0 हो जाएगी पूरी, ये -12 तो -4। पहला पॉइंट मिला मुझे। दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा, 0 रखने पे पहला मिला। दूसरा देखिए क्या रखें, कटे तो x इक्वल टू मैं अगर 3 रखता हूँ तो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 बना, और माइनस तो माइनस के 6 यानी कि माइनस के 2 मिल जाएगा। और पॉइंट निकालने, ज़्यादा निकालने हैं तो x इक्वल टू अब रखते हैं, x इक्वल टू 6 रख के देखिए। अगर आप x इक्वल टू 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 तो 0 मिलेगा। अच्छा इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर x इक्वल टू आप 6 रखेंगे तो 0, मतलब एक पॉइंट आपको ऐसा मिल रहा है जो दोनों में कैसा है, कॉमन है, यानी कि रेखा एक जगह पे काटेगी एक दूसरे को। अब हम ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना है, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। अब बना लेते हैं, ये तो x है और ये y है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और y की वैल्यू माइनस में आई है तो माइनस वाला भी बना लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब हम रेखा बनाते हैं, पहले इसे बनाते हैं। 0, 2 पॉइंट ढूंढिए कहाँ है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये रहा मेरा पॉइंट। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो 3 वाली लाइन तो ये गई मेरी और 1 वाली लाइन ये गई मेरी, तो ये हो जाएगा पॉइंट। -3 और 3, x की वैल्यू मेरी -3 और y की वैल्यू 3, तो ये और ये मीन्स कहीं ये, और पटरी लगा करके हम खींचेंगे तो ये रेखा जो आएगी, और x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी, ये वाली को, ये सभी एक ही सीध में आएंगे। रेखा यहाँ से खींचेगी, ऐसे करके खींचती चली जाएगी हमारी रेखा, ऐसे निकल जाएगी, ये हमारी रेखा खींच जाएगी। तो ये हमारी एक रेखा खींची। दूसरी रेखा को हमें खींचना है तो 0,4, तो 0,-4, एक पॉइंट तो हमारा ये रहा। 3,-2, 3,-2, दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा, और 0,6, मतलब यहाँ से ऐसे करके वो जो भी ये पॉइंट बनेगा
इस तरह से हमारी रेखा एक दूसरे से पास होती चली जाएगी। और रेखा ने हमारी ने कहाँ पे एक दूसरे को काटा, यहाँ पे काटा, तो ये हमारी रेखा का पॉइंट हो गया 6,0। यहाँ पे रेखा एक बार काट रही है। तो यही आपसे पूछा गया है कि आपको पहले सॉल्व करना है, फिर ग्राफ बनाना है। अच्छा, इस चीज़ को समझिए, एक बार फिर समझा देता हूँ। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वैल्यू रखते चले जाएंगे, दोनों की वैल्यू रखोगे, फिर आप ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ काम का है, इसी पे दोनों रेखा बनेंगी। अब जो पटरी होती है उससे एग्जैक्ट चीज़ें बनती हैं, बोर्ड पे इस तरह से बन नहीं पाती है, तो उस चीज़ को थोड़ा नज़रअंदाज करें कि सर रेखा टेढ़ी हो गई या क्या है, सिर्फ समझा रहा है। समझे, जब आप पेपर और पटरी लेके बैठोगे तो सब सारी चीज़ें एक जैसी आएगी, क्योंकि वैल्यू लेने में भी कोई बड़ा छोटा हो जाता है तो वैल्यू निशान ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो रेखा दोनों इसी तरह से बनेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब रेखा एक दूसरे को एक जगह पे काटेगी, और रेखा इधर इसे काटती हुई इधर निकल जाएगी, इसे काटती हुई इधर निकल जाएगी। मतलब रेखा सिर्फ एक जगह पे एक दूसरे को काट रही है। तो आप दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, कि दूसरे तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन है, यहाँ पे हमें a1x प्लस b1y प्लस c1, और ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ कैसे चेक करना है कि रेखा एक जगह काटेगी कितनी जगह काटेगी। अब कंपेयर कीजिए, तो a1 = 1, b1 = 3 और c1 = 6, a2 = 2 और b2 = -3 और c2 = 12। तो चेक कीजिए, a1/a2 क्या बराबर है b1/b2 के, तो 1/2 और 3/-3 क्या एक दूसरे के बराबर हैं, नहीं है ना। तो कितना हल होगा, अद्वितीय एक हल होगा, तो इसलिए रेखा एक जगह पे ये काट रही है। हम इससे भी चेक करके बता सकते हैं। तो हल आपको ऐसे करना है, वैल्यू निकालनी है और फिर ग्राफ बनाना है, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में अगर ग्राफ से बनाना है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर ग्राफ ना दे और कहे कि दो समीकरण दिए हैं, इनके कितने हल होंगे, फिर आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और इतना से भी ख़त्म कर सकते हैं। तो सवाल कितने नंबर में पूछा गया है, शॉर्टकट में बोर्ड के एग्जाम में कभी ना लिखें, पूरा लिखें, प्रॉपर लिखें, क्योंकि बोर्ड में शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो मैं इसे साफ किए देता हूँ, चलाइए क्यों फिर। तो क्वेश्चन कह रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, सिद्ध कीजिए कि अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब आपको ये इक्वेशन दे दी गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसे हल कैसे करेंगे, तो हल करने का सबसे बढ़िया तरीका पहले क्या है कि हमें इक्वेशन दोनों दिए हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5x - 8y + 1 = 0 को ax + by + c से तुलना करने पर तो आप पाएंगे a तो आएगा यहाँ 5, b आएगा -8 और c आएगा 1। ऐसे ही समीकरण दूसरा लेंगे, 3x - 24/5y + 3/5 = 0 को ये 1 लिख दें, क्योंकि दो समीकरण है, a2 b2y + c2 से तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे तो पाएंगे कि ये 1 है सब, a2 = बनेगा हमारा 3, b2 = बनेगा -24/5 और c2 बनेगा हमारा 3/5। अब हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर अब ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि या तो अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे। अब हमें पता है कि अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है और अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन क्या होती है। हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे। तो पहली कंडीशन हमारी है, हम जानते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2।
क्यों ना हम इसी को पहले चेक कर लें, क्योंकि तीनों संख्या बराबर, अगर बराबर आएंगी तो अनेक अलग मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर टैप करेगी। तो रखते हैं। तो देखिए A1 हमारा क्या है 5 अपॉन A2 कितना है हमारा 3 इक्वल टू B1 हमारा कितना है -8 बट्टे B2 हमारा कितना है -24/5 बराबर C1 हमारा क्या है 1 और C2 का है हमारा 3/5। अब ये वैल्यू बनी। अब इसमें क्या होता है देखो, माइनस से तो माइनस गया, ये तो ऐसे ही रहेगा 5/3। जो नंबर ये नीचे आता है तो जब भिन्न का भिन्न में भाग देते हैं, किसी संख्या में भिन्न का, तो उल्टा करके गुणा कर देते हैं और ये वाली संख्या हमारी कहाँ पहुँचेगी ऊपर 5 अपॉन नीचे 8 से ये कितनी बार कट गया 3 बार। और ऐसे ही इसमें ये कहाँ चला जाएगा ऊपर 5/3। हमारी तीनों संख्या कैसी आ गई बराबर आ गई। अब बराबर आ गई तो तीनों वैल्यू अगर बराबर हैं तो क्या है, कौन सी वाली हो गई अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमारा क्या सिद्ध हो गया, ये वैल्यू हमारी सिद्ध हो गई। अतः समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये सवाल सॉल्व हो गया। इस तरह के जब सवाल आए तब आपको ऐसे सॉल्व करना है। सवाल देखिए आपको क्या दिया गया है, कंपेयर कीजिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालिए, फिर कंडीशन चेक कीजिए। हमने पहली कंडीशन क्यों नहीं चेक की, क्योंकि पहले हम तीनों को चेक कर लेते हैं। अगर तीनों आ जाएंगे तो ठीक है, अगर बाद दो नहीं मिले तो हम उसे एक हल में अद्वितीय हल में ले लेते उसे। अगर यही दोनों वैल्यू हमारी मैच ना होती तो अद्वितीय हल हो जाते, हम तीसरे को फिर चेक ही नहीं करते। तो तीनों को रख लिए, सॉल्व करके देखा क्या आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। अब तो पैटर्न चेंज हो रहा है, पता नहीं कैसा आएगा। 2 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर में भी आ जाते हैं। तो नंबरों में आने लायक क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है ये। तो बच्चों को समझना चाहिए, समझें, करें। रिवीजन ऐसे ही किया जाता है कि हर टॉपिक से 2-2 3-3 सवाल आपको करा दिए जाएँ। आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा, जो आप पढ़ चुके हैं वो चीज़ आपकी दोहरा दी जाती है रिवीजन के द्वारा। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते अकेले बच्चा, लेकिन अगर देखेगा तो दिमाग में फिर से चीज़ें उभर आती हैं। हाँ हमने ऐसा पढ़ा है, ऐसा ही किया जाता है, तो इसमें ये आ जाता है। और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन। ग्राफ का भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, बिना ग्राफ का भी क्वेश्चन हो गया ये। तो देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दोनों चीज़ पूछ ली गई हैं। सवाल कह रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई। उसने 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली ने 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ खरीदी। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। दोनों चीज़ों में बनाना है। बीजगणितीय का मतलब होता है समीकरण के रूप में बनाना है, तो पहले समीकरण क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद ग्राफी रूप, ग्राफ मतलब जो लाइन आएगा हमारा इक्वेशन क्रिएट हुए, उनके x और y के मान निकाल के उसे हमें ग्राफ के रूप में दिखाना पड़ेगा। तो इसके अंदर दोनों चीज़ हैं, तो दोनों चीज़ों को हम ध्यान से समझें। समझने की बात इसमें यह है कि आप कई बच्चों पे समीकरण क्रिएट करना नहीं आते हैं। समीकरण क्रिएट कैसे किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। अगर आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आते तो वो भी इस चीज़ को समझें कि कैसे है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं हल। तो सबसे पहले उसने पेंसिल और रबड़ 2 चीज़ दी हैं, तो माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा रबड़ का मूल्य y रुपये है। सबसे पहले तो हमें मूल्य मानने पड़ेंगे। अब मूल्य x y माने, क्योंकि चर राशि तो लेनी पड़ेगी, चर राशि तो अभी है नहीं इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि रोमिला ने क्या खरीदा। पहला तो रोमिला ने खरीदी 2 पेंसिल, तो 2
दो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, देखो एक पेंसिल का मूल्य x है तो दो पेंसिल का कितना हो जाएगा 2x, और रबड़ खरीदी उसने 3, सॉरी, और एक रबड़ का मूल्य तक तथा 1 होगा यहाँ पर। एक रबड़ का मूल्य बाई है तो 3 का कितना हो जाएगा 3 बाई, ये तो 2 पेंसिल और ये 3 रबड़, और उसने कितने रुपए दिए उसके 9, तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा 2x + 3 बाई इक्वल टू 9, क्योंकि दोनों जुड़ गए ही तो 9 रुपये बनेगा। उसी तरह से सहेली का बनाओ, ये मेरा इक्वेशन बना फर्स्ट। सहेली का 4 पेंसिल, चार एक्स, 6 रबड़ का मूल्य 6 बाई, तो इक्वेशन बन जाएगा 4x + 6 बाई इक्वल टू, उसने 18 रुपये दिए। तो ये तो हो गया बीजगणितीय निरूपण। अब हमें समीकरण मिले 2, एक मिला मेरा 2x + 3 बाई बराबर 9, 4x + 6 बाई बराबर 18, ये तो मिला मुझे। अब मुझे निरूपित क्या करना है कि समीकरण कैसे हैं, ग्राफी रूप में। अब जब मैं ग्राफी रूप इसका रिप्रेजेंट करूँगा तो देखो ग्राफ रूप में आप जानते हैं कैसे करते हैं, हम एक एक वैल्यू को उठाएंगे और एक एक वैल्यू को हम लगाएंगे, समझते हैं। तो सवाल लिखा बहुत है, करते हैं, छोटी जगह में कर लेंगे। हम पहले उठाते हैं इसे, लाइन खींच देता हूँ मैं यहाँ पे, 2x + 3 बाई इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 3 बाई इक्वल टू 9 - 2x, और बाई इक्वल टू हो जाएगा 9 - 2x बाई 3। तो अब हम यहाँ पे x बाई बना लेते हैं, इस तरह से बना लेंगे x और y, ठीक है। अब x बराबर 0 रखिए तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आएगी, सही है। दूसरी बार x बराबर हम 1 नहीं रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे, क्योंकि नंबर फ्रैक्शन में चला जाएगा। हम x की जगह पर 3 रख के देखें तो 3 रखोगे तो 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है ना, क्योंकि 9 में से 6 गया तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा 1। अब एक बार x की वैल्यू हम क्या रख दें 3 रखिए, -3 रख के देख लो। अगर हम -3 रख के देखेंगे तो क्या बन जाएगी हमारी वैल्यू, वैसे देखते हैं कितनी बनेगी वैल्यू। -3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो माइनस प्लस 9 6 15 5 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें 2-3 वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब अगली वैल्यू, अगला इक्वेशन हमारा दूसरा कहाँ है, ये रहा इक्वेशन ये। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4x + 6y इक्वल टू 18, तो ये हो जाएगा 6y इक्वल टू 18 - 4x, और y इक्वल टू हो जाएगा 18 - 4x अपॉन 6। देखो अब चाहो तो इसे 2 कॉमन लेकर के हटा सकते हो पूरे। जब भी आप 2 कॉमन लोगे तो देखो y इक्वल टू आ जाएगा, कॉमन लें या नहीं है, मतलब कॉमन है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे ग्राफ उसमें बना लेंगे x और y। अब लगाइए वैल्यू, देखो x की वैल्यू जब आप 0 लगाएंगे तो ये 0 6 का भाग देंगे, तो y की वैल्यू आएगी 3। देखो x y दोनों की पहली वैल्यू हमारी मैच हो रही है, ठीक है। अब क्या करें, दूसरी वैल्यू निकालो, तो x इक्वल टू अब आप 3 रख के देखिए। जब 3 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 8 18 10 नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा, इसलिए 3 रखेंगे तो 3 चौक 12, और 18 में से 12 गया तो 6, तो कितना बनेगा 1। सेम वैल्यू आ रही है दूसरी वैल्यू। अब -3 रख के देखोगे तो प्लस की बन जाएगी, यानी कि -3 रखोगे तो 2 वैल्यू सेम आएंगे, तीसरी वैल्यू सेम आ सकती है। तो -3 3 चौक 12, 18 30 6 5, हमारी तीनों वैल्यू सेम आई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लग रहा है कि ये लाइन दोनों कैसी हैं, समपाती हैं एक दूसरे पे। कैसे, अब ग्राफ कैसे बनेगा, हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे 0,3, तो ये तो x हो गया, ये y हो गया, तो 1 2 3 1 2 3, तो पहला पॉइंट क्या है 0,3, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया x 0, तो y की जगह पे 3। दूसरा पॉइंट 3,1, यानी कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1,
ये पॉइंट हो गया, और -3,5 नीचे। हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं, हम 2 से ही लाइन खींच सकते हैं, तीसरे से अपने आप गुजर जाएगी जो भी पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये रेखा गई और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आएगी। तो ये रेखा कैसी हो गई? संपाती रेखा हो गई। और संपाती रेखा में कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। तो इस तरह से हम इसे बीजगणित में निरूपण ये हो गया और ग्राफ के रूप में निरूपण ये हो गया। इस तरह से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये समझाना चाहता हूँ बच्चों को, तो बच्चे इन दोनों चीज़ों को समझें कि बीजगणितीय निरूपण क्या होता है और ग्राफीय निरूपण क्या होता है। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन 100% आते हैं, क्योंकि जो सिलेबस कम कर दिया गया है, जहाँ पे बच्चे फंसते हैं वो तो हटा दिया गया है। अब ऐसी बहुत कम चीज़ बची है जिसमें बच्चे फंसेंगे। एरिया ऑफ सर्किल है, उसमें बच्चे फंसेंगे, उसमें थोड़ी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं बच्चों को, इस वजह से फंसते हैं। और पृष्ठ क्षेत्रफल आते हैं, उनमें बच्चे फंसेंगे क्योंकि सवाल क्लियर नहीं हो पाते। कहीं पाइप का सेक्शन पानी का डाल दिया जाता है तो कभी यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है बच्चों को, इस वजह से उन चीज़ों में फंसते हैं। तो एक एक करके चीज़ों को हम देखेंगे, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन के आने की आशंका ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि समीकरण देश और देश के युग्म का आलेख खींचिए। एक तो इसने आलेख खिंचवाया, तो आपसे बीजगणित भी चेक कर लिया इसमें। दूसरा, इस प्रकार खींची गई रेखाओं के एक्स अक्ष से बने त्रिभुज, रेखाओं और एक्स अक्ष। अब ये वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रकार खींची गई रेखाओं, जो दो रेखाएं इनके द्वारा, और एक्स अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। और एरिया भी उसने आपको चेक करवा लिया कि भैया त्रिभुज आप पे आता है कि नहीं आता है। जब आपका एग्जाम लिया जाता है तो एग्जाम लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर वो आपको एक सवाल भी पूछ रहा है तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे एक साल के अंदर क्या क्या चेक करवा लेता है। जैसे बात आती है कंपटीशन की, बहुत से लड़के होते हैं तैयारी करते हैं, 12th कर लेते हैं, फिर उसके बाद SSC की या किसी भी की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं। वो एक क्वेश्चन के अंदर आपकी एक नहीं तीन चीज़ें चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें देखो उसने क्या चेक किया आपसे, बीजगणित आपका कैसा है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ग्राफ बनवा लेगा तो कोऑर्डिनेट चेक हो जाएगा कि हाँ कोऑर्डिनेट आता है बंदे को। और क्या निकलवा रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया भी उसने पूछ लिया आपसे। त्रिभुज भी आना चाहिए कि आपको त्रिभुज आता होगा तभी आप इसको हल कर पाएंगे, तो अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो एक ही सवाल में बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। उस हल समझे कैसे होता है इस सवाल को, तो हल समझते हैं। सबसे पहले उसने दिया है रेखा, क्या क्या दी है, x - y + 2 = 0, इसे इक्वेशन फर्स्ट, और 4x - y - 4 = 0 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट से x - y + 2 = 0, तो ये हो जाएगा x - y = -2 y = -2 -x, और y = हो जाएगा 2 + x। आ गया एक। अब y की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, x और y लगाइए वैल्यू। अब जब आप x की वैल्यू 0 करोगे तो y की वैल्यू 2 बचेगा। जब आप x की वैल्यू 1 करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और जब x की वैल्यू आप 2 कर दोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। हमें लाइन खींचनी है, 3 पॉइंट हमें काफ़ी है। ठीक है, अगला समीकरण 2 से (4x - y - 4 = 0 - y = 4 - y = 4 - 4x, और y = हो जाएगा 4x - 4। ठीक है, अब टेबल बनाएं, x और y बनाइए, लगाइए वैल्यू। जब आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू -4। जब x की वैल्यू आप क्या डालोगे, 1 डालें। जब x की वैल्यू आप 1 डालोगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब x की वैल्यू आप 2 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 में से 4 गया तो 4।
3 पॉइंट आ गए। अब इसमें देखो हमें 2 पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं, मीन्स ये एक शीर्ष है बन जाएगा त्रिभुज का, हमें मिल गए। अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। वैल्यू बना लेते हैं, 4 तक जा रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। 4 तक जा रहा है, जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं है। हम ग्राफ खींचते हैं, तो पहला पॉइंट मिला हमें 0,2, इस वाली लाइन को बनाते हैं पहले हम। तो 0,2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू कितनी है 2, एक पॉइंट ही मिला। 1,3, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 3, यानी कि यहाँ पॉइंट मिल जाएगा हमें एक किसी से। और 2,4, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4, एक तो ये। तो एक तो रेखा हमारी ये निकल जाएगी एक। अब हमें नहीं पता वो कैसे जाएगी, ये निकल गई। हमने ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट हो गया 2,4। अब ये वाला बनाओ, तो 2,4 पॉइंट तो एक तो ये मिल रहा है इसका, एक बनेगा एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0, इनकी एक पॉइंट तो ये बनेगा। तो इन दोनों ही पॉइंट से मिला करके रेखा खींचती जाइए, तीसरा पॉइंट जहाँ होगा अपने आप निकल जाएगा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3 पर निकल रहा है या 4 पर निकल रहा है। ये 4 आएगा तो ये ऐसे होते हुए निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें समझना है कि हमारी रेखा मेन त्रिभुज हमें कहाँ मिल रहा है, ये रेखा ऐसे निकल जाएगी। अब बना त्रिभुज, इसमें एक त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन वो त्रिभुज हमें लेना कौन सा है। देखो त्रिभुज कह रहा है कि रेखाओं, यानी कि दोनों तो रेखा ये हो गई और एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष हमारा ये हो गया, तो हमें इस त्रिभुज को लेना है, क्योंकि रेखा तो दोनों ये हो गई, दोनों एक्स अक्ष हमारा यहाँ तक आ रहा है, हमें इस त्रिभुज की बात करनी है। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस पॉइंट का पता करना बहुत ज़रूरी है कि ये पॉइंट क्या है। तो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, तो y = 0 बनेगा। y = 0 जब इसमें लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी हमारे लिए, बताओ। y = अगर आप 0 रखोगे तो x = हो जाएगा हमारा -2, ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 0,-2। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें चाहिए कौन सा। ये वाला पॉइंट तो हमारे पास है, क्योंकि x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखने पे x = 1 आ रहा है, यानी कि 0,1 है ये, सॉरी 1,0 है ये पॉइंट। और ये वाला पॉइंट हमारा बनेगा y की वैल्यू 0 में -2,0, ठीक है, ये पॉइंट बनेगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें ये दोनों पॉइंट चाहिए। ये दोनों पॉइंट इसलिए चाहिए कि हमें यहाँ से इसकी लेंथ मिलेगी। लेंथ कितनी मिलेगी, तो आप देखेंगे कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। अब इसका आधार तो हमें ये ले लेंगे, आधार तो देखो यहाँ से 1 से शुरू हो रहा है -2 तक, तो 1 2 3, तो 1/2 आधार तो हो गया मेरा 3। और ऊंचाई क्या रहेगी, ऊंचाई हमेशा नापी जाती है परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो तो ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, y की दूरी कितनी आ रही है 4, तो आधार कितना है 4, 2 से ये 3 दूनी 6 यूनिट, ये हो गया हमारा इसका क्षेत्रफल। तो इस तरह से ये निकाला जाता है। सवाल है, समझने वाला सवाल है, क्या समझना है, त्रिभुज है, हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, कौन सा पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो दिया गया है उसे बेस बनाना है, तो हमें ये दोनों दूरी चाहिए कि हमें ये पॉइंट तो है, ये वाला पॉइंट आप निकाल सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि y मुझे 0 करना है, y की जगह 0 रख दो तो x = 2 इधर आ जाएगा, -2 बन जाएगा। दोनों पॉइंट, दोनों की दूरी 1 से लेकर के 0 तक 1, फिर 1 तक गए, और फिर ये दूरी हमेशा प्लस में आती है, तो दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं, 3 बन जाएगा। और ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर वाली ली जाती है, तो इसकी परपेंडिकुलर यही आएगा, ये इसका शीर्ष है ऊपर का, तो ये 4 होगी। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है, तो देख लो आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आज के लिए अभी इतना ही, आगे फिर देखते हैं।